जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाकई अगर आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना है आपका भी, तो परवाज के लिए हौसला और जज्बा भी होना चाहिए। खुद को चुनौती देंगे हम, तभी तो खुद से जीत पाएंगे हम, और जब खुद से जीत जाएं तो फिर जमाने को जीतना कौन सा मुश्किल है। सो चैलेंज योरसेल्व्स, क्योंकि कहते हैं ना, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक के बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। थार की ऐसी नारी शक्ति जिसने बदल डाली 75 गांवों की 22,000 महिलाओं की जिंदगी। अभावों में पली, संघर्षों में तपी रूमा देवी कभी लाती थी 10 मील दूर से पीने का पानी, आज 7 समंदर पार फहराती है अपनी कला का परचम। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान ने जगाई ऐसी अलख कि जीत डाले टेक्सटाइल फेयर सहित कई अवार्ड। केबीसी ने दिया मंच तो राष्ट्रपति के हाथों मिला नारी शक्ति सम्मान। नमन महिला सशक्तिकरण को तो अभिमान नारी शक्ति पर। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम है नारी, जग को जीवन देने वाली तू ही है वो अद्भुत नारी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, मैं दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ और रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं एक आधुनिक नारी हूँ, मैं हिमालय पर हूँ, मैं पर्वतों में हूँ, मैं खेल कूद मैदान में हूँ, मैं सभी के दिलों में बसती हूँ। मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक बेटी हूँ और अपने बुझबल पे जीती हूँ। मैं हूँ एक आधुनिक नारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता प्रधान, आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धौरारी में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम धरती धौरारी में। मैं हूँ उर्वशी ठाकुर और बबीता की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि औरत नहीं मोहताज किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हम इसी वुमेनहुड को सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में है एक खास मेहमान, डिप्टी डायरेक्टर एंड हेड ऑफ न्यूज़ दूरदर्शन राजस्थान, मिस मंजू मीना जी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम औरत के संघर्ष की बात करते हैं, उसकी सफलता की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपनी सफलता को पाने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए। आज हम आपके बारे में बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? आसान रहा ये सफ़र या फिर मुश्किलों भरा, चुनौती भरा? जब भी हम लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी हम लोग लक्ष्य तय करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो मेरा सफ़र भी इतना आसान तो कभी भी नहीं रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इस सफ़र को आसान बनाया। चाहे वो हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार हों, दोस्त हों, और जो एक नींव होती है वो हमें मजबूती देती है। तो मुझे उसी नींव ने मजबूती दी और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि कहा जाता है कि एक पुरुष जब सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। उसी तरह से जब भी कोई महिला सफल होती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो पति के तौर पे हो, पिता के तौर पे हो, भाई के तौर पे हो। तो उसी तरीके से महिलाएं भी पीछे होती हैं। मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मदद की यहाँ तक पहुँचने में। जी जी। और मंजू जी, जैसे कि आपने बताया कि चुनौतियों का सामना हमें आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, और उन चुनौतियों के बीच सबसे खास बातें जो हमें याद रह जाती हैं वो होती है हमारी बचपन की बातें या स्कूल कॉलेज की बातें। और ख़ास करके महिलाओं के लिए तो ये होता ही है कि माँ का प्यार मिलना या भाइयों से लड़ाइयाँ करना और पापा चुपचाप जब हमें चॉकलेट्स खिलाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपकी बचपन की बातें और कॉलेज लाइफ के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरा बचपन, पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो बचपन जो है सीकर में बीता। मेरा जन्म गांव में हुआ था,
दौसा के पास में एक छोटा सा गांव है पुरोहित का बास, वहाँ पे जैसा कि हम लोग कहते हैं झुग्गी झोंपड़ी में, तो वहाँ पे एक कच्चे मकान में मेरा जन्म हुआ था। फिर उसके बाद में उनके साथ में पापा की जॉब लगी जब मैं 1 साल की थी। उसके बाद में तो वो सीकर में हम लोग, तो मेरी बचपन की जो शुरुआती पढ़ाई है 4th तक की वो सीकर में हुई थी। और उसके बाद में हम लोग जयपुर आए थे, तो जयपुर में मेरी पढ़ाई हुई। महारानीज़ कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था जी। तो बचपन में यही था कि हमारे पापा जो थे वो हमें इक्वालिटी उन्होंने हमेशा शुरू से रखी थी। मतलब नो डाउट इस चीज़ में कि हम लोग 6 भाई बहन हैं जी। तो 6 भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना और उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम 3 बहनें थीं, उसके बाद में मेरे 3 भाई हैं। तो हम 3 बहनें जो थीं उनमें मेरे फादर ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और आज हम तीनों ही बहनें बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो हमें भी अंदर से एक संतुष्टि होती है कि पापा ने जो सपना हमारे लिए देखा था कि मेरी तीनों बेटियां जो हैं वो किसी से कम ना हो, वो हमने पूरा किया। तो एक संतोष है मन में। और मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि जो विमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो ये महसूस करे कि कितना ज़रूरी होता है अपनी बेटियों को जो है एक मौका देना, एक अवसर देना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी ज़िंदगी में रंग भर सकें, अपने पंखों को फैलाकर जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत अच्छा रहा कि आपको परिवार का साथ मिला, लेकिन आज भी एक विडंबना ये है कि हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, हम नारी को एक स्थान देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो कई घर में जब बेटियां पैदा ही होती हैं तो ये कहा जाता है कि बेटी है, पराए घर की है। पढ़ाई लिखाई में भाई बहनों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी तुलना की जाती है कि बेटी है पराए घर चली जाएगी। कुछ इसी तरह से रेस किया जाता है कि शादी करनी है, ब्याह देना है। तो ये जो मानसिकता है समाज में, इस परिवर्तन को आप कहाँ तक देखते हैं कि और किस तरह से हम इसे लागू कर सकते हैं, किस तरह से सोच को बदला जा सकता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि हम लोग चाहे कितना भी इसको कह लें कि हम लोग महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, शिक्षा अगर बढ़ेगी तो शायद इस दिशा में हम लोग अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि शिक्षित होने के बावजूद भी ये सोच हम लोग नहीं बदल पाए हैं। हमारे आसपास में भी हम लोग ये उदाहरण शहरों में देख लेते हैं कि चाहे वो लोग किसी भी ऊंचे पद पर हों, चाहे वो समाज में किसी भी जगह पर खड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा ये होता है कि हमारे घर में अगर उनके मान लीजिए कोई सास है तो वो चाहेगी कि मेरी बहू के पहला बच्चा एटलीस्ट लड़का हो, और अगर दूसरा बच्चा पहला अगर बेटी हो गई है तो दूसरे में टेंशन होने लगती है उनको कि कहीं दूसरी बेटी ही ना हो जाए। तो ये जो एक सोच है, एक मानसिकता है, उसे बदलना वाकई में बहुत मुश्किल है। इसके लिए चाहे हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन कानून से हम उसे दबा सकते हैं, लेकिन जो एक सोच होती है उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो सोच है इसको बदलने में वक्त लगेगा, और ये सोच आप और हम मिलकर ही बदलेंगे। आप अगर जैसे कि हम अगर महिलाएं हैं, हम अपने घर में, हमारे आसपास में इस सोच के खिलाफ अगर खड़े होंगे, बदलने की कोशिश करें, हम अपने आप को साबित भी करें। कभी कभी हालांकि ये भी लगता है कि लड़कों को तो नहीं अपने आप को साबित करना होता, लड़कियों को क्यों साबित करना पड़ता है। एक बेटी जब उसको देखा जाता है कि मेरी जगह भाई चाहते थे ये तो बेटा चाहते थे, तो वो हमेशा इस मानसिकता में रहती है कि मुझे जो है अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मैं इनको प्राउड फील करवा सकूं। वो बचपन से उसके अंदर रहता है कि मैं साबित करूं। तो ऐसा लड़कों को तो नहीं साबित करना होता है, लड़कियों को साबित करना होता है अपनी काबिलियत को। अगर लड़की को पढ़ा भी रहे हैं, अगर पति अपनी पत्नी को सहयोग कर रहा है तो साबित करना होता है। बेटी को अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या कर लेगी ये बेटी, जिसके पैसों के इसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने चाहिए थे, तुमने पढ़ाई लिखाई में पैसे बर्बाद कर रहे हो इसका। तो फिर बेटियों को होता है कि भाई हम इसको जस्टिफाई करें, हम अपना एक जो है एक मुकाम हासिल करें, तो हमें वो साबित करना होता है। तो ये एक मानसिकता है जिसमें वक्त लगेगा बदलाव करने में, और जो पीढ़ियों से हमारे यहाँ पे आया है। और ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है, हुआ है।
धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे मैं समाचार प्रमुख के पद पर हूँ, उसी तरीके से हमारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस टाइम पे महिला हैं, तो जो महिलाएं अपने आसपास में देखेंगी तो उन्हें एक हिम्मत मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और समझाने की। आप और हम मिलकर के ही समझाएंगे हमारे परिवारों को। हमारी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है जी। और मंजू जी, आपकी जो लाइफ जर्नी है उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है और हम मोटिवेट भी हो सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक गाँव परिवेश से हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें एक शक्तिशाली महिला को ही हमारे मन में एक पिक्चर चलती है। हम उसमें ट्राइबल वुमेन्स या फिर जो गांव में, विलेज में जो महिलाएं रहती हैं या कहीं की होम मेकर्स भी होती हैं, उनका भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें कि जब हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली पिक्चर आती है वो यही आती है, पढ़ी लिखी महिलाएं जो शहरों में रहती हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी ही पिक्चर आती है। लोगों से अगर आप पूछोगे कि महिला सशक्त हो तो गई हैं महिलाएं, इतनी महिलाएं आपको दिख तो रही हैं, हमारे ऑफिसेज में हैं, हमारे घरों में हैं, सब जगह पे तो महिलाएं दिख रही, और क्या सशक्त होना है। इवन कई बार वो बहुत अलग तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि इतना जो है वो तो उनकी जीवन शैली पे, उनके तैयार होने पे, सब पे कि इतना तो हो गया है और क्या चाहिए आपको। वो बेसिकली उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है एक बहुत बड़ा टर्म है। हमें इसको इस तरह से देखना होगा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी परिवार है, उसमें अगर किसी भी वजह से अगर पुरुष जो है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक परिवार है जिसमें पुरुष कमाने जाता है बाहर, और अगर कुछ उसको हो जाए तो उसका परिवार जो है वो एकदम से बेसहारा हो जाता है, एकदम से उसके घर में कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, कोई भी उसकी मतलब एक तरह से उजाला खत्म हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उस घर की जो महिला है वो कहीं ना कहीं सशक्त नहीं होगी। अगर वो सशक्त होती तो वो उसको मजबूती देती, और ये लागू होता है ऊपर से लेके नीचे तक, शहरों से लेके गाँवों तक, दूर दूर के कस्बों तक, सभी जगह पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। गांव में अगर कोई महिला है, अगर वो सशक्त हो, वो पढ़ी लिखी हो, वो अपने डिसीज़न खुद ले सके, तो जो छोटे छोटे फैसले वो खुद ले पाएगी, उसमें अपनी बात कह पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है उसके बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों को समझती है तो वो बता पाएगी कि क्या इसके लिए हमें आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भूल जाते हैं कि ट्राइबल वुमेन्स हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनकी समस्याएं और शहरी महिलाओं की समस्याएं बहुत अलग हैं। हम लोग बात करते हैं अपने अलग तरह के अधिकारों की, लेकिन उनके लिए उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, और वो उस चीज़ को मान चुकी हैं, वो अपनी मानसिकता में उस चीज़ को समाहित कर चुकी हैं कि अगर आप उनको जाके कहेंगे भी ना तो वो आपसे यही कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे पति करते तो हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो जो करते होंगे वो सही ही करते होंगे। अगर कोई भी फैसला हो रहा है उसमें नहीं पूछा जाता तो वो मानती भी है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें तो ये एहसास करवाना होगा हमें एक्चुअली कि उनका भी एक स्वाभिमान है, उनकी एक गरिमा है, वो हमें उन्हें महसूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उस स्टेज पे हैं वो महिलाएं। वो अपनी परेशानियां, जो छोटी छोटी परेशानियां वो तक नहीं बता पाती हैं, जो अगर बीमार हैं तो वो नहीं शेयर कर पाएंगी, उनको और कोई स्त्री रोग संबंधी कोई परेशानी है कुछ भी वो छुपाती रहेंगी। माहवारी की आप गांव में जाएंगे वो अपने कपड़ों को छुपा के सुखाती हैं, वो आधी भूखी रह जाएंगी, वो बताएंगी नहीं कि हाँ ये दर्द है, ये तकलीफ है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही नहीं है उनके पास में। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास में, और महिलाएं ही क्यों, पुरुषों को इसमें रोल निभाना चाहिए, युवाओं को इसमें रोल निभाना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँचाएं, अपनी भाभी को कहें कि भाभी क्यों परेशान है, अपने यहाँ पे काम वाली आती हैं तो उससे पूछे कि हाँ उसको क्या समस्या है, नहीं उसे समझाएं कि नहीं ये गलत है, तुम जाकर के पैसे दे देती हो, तुम्हारा भी हक है इसके अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलाव आएगा। बिल्कुल। इस बार के हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को देखें तो जो कि थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आज की परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है कि आमतौर पे कहा जाता है कि जब हम औरत इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि लेडीज़ फर्स्ट,
कि हमें पहले आना चाहिए, या हम बहुत ही आम सी मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि जैसे हम पंक्तियों में खड़े हैं, एक तरफ पुरुष पंक्ति है, दूसरी तरफ महिलाओं की पंक्ति है, वहाँ पर भी बात की जाती है कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात है तो पंक्ति एक क्यों नहीं है। तो एक है महिलाओं को सम्मान देने की बात, और दूसरा है कि वो जो है अपने आप को आगे करके और हर चीज़ को पीछे रखना चाहती है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो एक डिबेट है वो चल रही है आज की युवाओं में, ख़ास तौर पर देखा जाए तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डिबेट है ये शायद इसलिए ज़्यादा चल रही है क्योंकि हम लोग हमेशा एक पहलू देख लेते हैं, हम उसकी बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये हर जगह पे लागू होता है। महिलाएं कहती हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, और वो कि भाई अलग अलग क्यों है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार ये होता है कि हम उस दौर से गुज़र रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, ये एक संक्रमण का दौर है जहाँ पर हम लोग इक्वल नहीं थे, वहाँ से इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे आपको कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगे, वो कॉन्ट्राडिक्शन एक लेवल तक पहुँचने के लिए हैं। महिलाएं और ये चीज़ महिलाओं को भी समझनी है और पुरुषों को भी समझनी है। महिलाओं को ये नहीं कि इक्वालिटी के बेसिस पे वो कई बार ऐसा होता है कि पुरुष कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप करिए, ज़रूर करिए, पर सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर सिर्फ इसलिए कि वो इक्वालिटी की। आप सोचिए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, क्या हमें अपनाना है, क्या हमें नहीं अपनाना है। उसी तरीके से जो पुरुष हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इक्वालिटी के लिए ऐसा नहीं है कि आप अधूरा इक्वल करेंगे। जब हम लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से पंक्ति की बात या वो सब, विमेंस की अपनी एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जब अभी भी हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि विमेन सिक्योरिटी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, छेड़खानी होना या बहुत सारी चीज़ें होना एक इशू है। तो वो एक सहूलियत देना है और कुछ नहीं है कि आप जो है एक सहूलियत दे रहे हैं, एक सम्मान दे रहे हैं। एक बार ये सोच डेवलप हो जाएगी तो बहुत सारी जगह पर आपने भी ये फील किया होगा, बहुत सारी जगह पे नहीं है ऐसा, इक्वल लाइंस होने लगी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो एक दौर आएगा, एक स्टेज जब आएगी तब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हमें वो एक सिविक सेंस होता है, एक जो डेकोरम होता है वो बनाना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे बिहेव हमें करना है आपस में। उसके बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और मंजू जी आपने एकदम सही बात बोली कि सबसे पहला परिवर्तन हमें हमारे अंदर ही लेकर आना है। वुमेन बहुत सी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, यहाँ तक कि घर में कोई डिसीजन लेना होता है तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, बड़े ले लेंगे या पापा ले लेंगे, भैया ले लेंगे या हस्बैंड ले लेंगे। यहाँ तक कि बहुत से घरों में ऐसे भी देखा जाता है कि जो मनपसंद का खाना होता है वो बेटे की चॉइस का बनता है, बेटियों की चॉइस का नहीं बनता। तो ये भी एक छोटी छोटी बातें जब हम सुधारने चलेंगे तब महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और आज के इस वर्ग में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम महिलाओं को पायलट के तौर पे भी देखा जा सकता है, वो स्पेस में भी है और बहुत ही अच्छा नाम भी कमा रही हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल और आप घर भी संभालती हैं, तो दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? ये आपने जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी दुखती रग पे हाथ रखने जैसा सवाल है। जितने भी हम लोग प्रोफेशनली हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारा जो समाज है उसमें हम लोग बाहर तो जाने लगे हैं, काम तो करने लगे हैं, लेकिन जो घरों में हमारी जिम्मेदारियां थी वो अभी भी महिलाओं की ही मानी जाती है। और उसमें अगर कोई महिला जो है उसको ढंग से पूरा नहीं कर पाती है तो ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट है कि हम लोग गिल्ट फील करना शुरू करते हैं कि वो काम और नहीं हुआ। हाँ वो काम नहीं हुआ। या जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशनल उसकी वजह से अगर बच्चे को थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ तो एक गिल्ट हमेशा अंदर रहता है कि यार मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था बच्चे को, इस तरीके से मुझे और वो करना चाहिए था। कहीं मेरा बच्चा जो है मेरे जॉब में होने की वजह से सफ़र तो नहीं कर रहा। जो चीज़ें मुझे मेरी माँ हमेशा घर पे रहा करती थी तो जाते ही सबसे पहले कि मम्मा गर्म खाना बना के दे दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए वो कर दीजिए, मम्मी हमेशा उपलब्ध रहती थी। मैं अपने बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगी तो कहीं ये उसके लिए कुछ उसको प्रॉब्लम रहेगी या कुछ भी हो तो वो एक जो कनेक्शन है वो तो उसकी वजह से क्या होता है, गिल्ट आना शुरू होता है हमारे अंदर। हम लोगों को हम लोग जॉब भी करते हैं अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए, कभी अपनी खुशियों के लिए भी, और अंदर से फिर बच्चे को या वो जिम्मेदारी नहीं तब तो गिल्ट भी होता है। तो ये एक हर महिला के साथ में कहीं ना कहीं समस्या है। तो इस समस्या के लिए
हमारे समाज में जो चीज़ें हुई हैं उसमें हमें थोड़ा सा सोच बदलनी होगी। ये चीज़ जो है, ये चीज़ और लोगों को समझनी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा इस डिबेट को कभी भी मेन वर्सेस वुमेन नहीं कर सकते हम लोग। महिलाओं को, पुरुषों को हम लोग अलग अलग करके रखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होगी। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे में समझ पैदा हो। हम लोग जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो चाहे वो घर में हो, चाहे आपके कार्यस्थल पे हो, जो पुरुष हैं वो महिलाओं के प्रति जो भी सेंसिटिविटी है वो रखें। उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें हैं। तो उसमें भी फिर कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग घर में पूरा टाइम नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑफिसेज में भी कई बार महिलाओं को सिर्फ ये समझा जाता है कि अच्छा अभी इनकी शादी हुई है तो अभी बच्चे होंगे तो इनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अच्छा क्योंकि ये महिला हैं तो इनको बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी, कभी बच्चे के लिए, कभी और किसी रीज़न से घर में कोई शादी है, ससुराल जाना है, कुछ भी जाना है, कोई जिम्मेदारी है तो ये बार बार छुट्टी लेंगी। तो और इनको तो 6 महीने की छुट्टी मातृत्व अवकाश भी मिलता है, इनको तो चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है 2 साल की, पुरुषों के लिए तो ये है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ये होती है। पर ये मेरा निवेदन है, जो भी कार्यस्थल पे भी हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके साथ के कलीग हों, ये चीज़ आपको महसूस करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो कंफर्ट के लिए लेती हैं। ये हक है। ना तो महिला को शर्म आनी चाहिए, उनको ये जो गिल्ट होता है ये नहीं होना चाहिए कि हम दबी आवाज़ में कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, 6 महीने का मातृत्व अवकाश चाहिए, या मुझे मेरे बच्चे के लिए वो केयर चाहिए। थोड़ा महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारे लिए ही सरकार ने बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। उसी तरीके से उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर आप वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी। और मैंने ये महसूस किया, आप चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, महिलाएं हमेशा अपना 100% परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं, वो कहीं पे भी कम नहीं रहती। चाहे उन्होंने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे वो आप कहते हैं सेना में भी बहुत सारी जगह हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो हर जगह पे अपने आप को परफॉर्म करती हैं, हर तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करना, वो अपने आप में बहुत गलत है और ये सबको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। और उर्वशी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आज मैम से सुनने को हमें मिल रही है, और ये बातें करते करते जब पंक्तियाँ मुझे याद आ गई है वो मैं दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तोड़कर पिंजरा में जाने कब उड़ जाऊँगी, लाख बिछा दो बंदिशें मैं फिर भी आसमान छू जाऊँगी। हाँ गर्व है मुझे कि मैं नारी हूँ, बांध दो मेरे पैर इन बेड़ियों से, लेकिन मैं एक आधुनिक नारी हूँ, मैं दुनिया को बताऊँगी। जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाकई अगर आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना है आपका भी, तो परवाज के लिए हौसला और जज्बा भी होना चाहिए। खुद को चुनौती देंगे हम, तभी तो खुद से जीत पाएंगे हम। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही बेहद खास शख्सियत से, जिन्होंने तमाम मुश्किलात और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जिंदगी में चुनौतियों को, चैलेंजेस को चूज किया और बन गई सशक्त मिसाल बाकी महिलाओं के लिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शान, नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल और अपने जज्बे से अपनी तकदीर बदलने वाली गुलाबो सपेरा की। गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक लोक नर्तकी हैं, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्धि दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। गुलाबो बहुत छोटी थीं जब अपने पिता के साथ सांपों को नचाने जाया करती थीं। पिता सांप नचाते तो गुलाबो सांपों को अपने शरीर से लपेटकर खुद नाचने लग जाती थीं। वो 10 साल की थीं जब पुष्कर मेला में डांस कर रही थीं। तब वहां पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने उनका डांस देखा। इसके बाद गुलाबो को कई कार्यक्रमों में नृत्य करने का मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलाबो कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, साथ ही टीवी के एक बेहद पॉपुलर रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो गुलाबो देवी की यह सशक्त और हौसलों से भरी दास्तान हमें भी जिंदगी में कभी न हार मानने की सीख देती है। तो दोस्तों, जैसे कि मंजू मैम हमसे शेयर कर रही हैं, तो हमें खुद को ये बात समझनी चाहिए, वुमेन को खुद को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे अच्छा एक पॉइंट आपने बताया कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वो वुमेन को हायर करने से पहले भी उनके मन में ये डिसीजन रहता है कि अभी शादी हुई है और मैटरनिटी लीव पे चली जाएंगी। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मेरी एक निवेदन है आपसे कि आप महिलाओं के लिए ये सब सोचना बंद कर दें, क्योंकि महिलाएँ हमारे समाज का आईना है और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी हमने बातें की। इस दौरान मेरे मन में एक सवाल आया कि आपका जो कार्य भार है और जिस तरह से आप बिज़ी रहती हैं, खाली समय जब मिलता है उस समय आपको क्या करना अच्छा लगता है? खाली समय जब होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा सो रहा है, घर के थोड़ा है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग डेली उठती हूँ। और वो जो सुबह की ठंडक होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरा मी टाइम होता है। तो उस मी टाइम में मैं साइकिल लेके निकल लेती हूँ, कभी वॉक के लिए, रनिंग के लिए, या ट्रैकिंग मुझे पसंद है, जंगलों में जाना, थोड़ी देर के लिए बैठना किसी एकदम शांत जगह पे, वो पसंद है। अभी कोरोना का जब पीरियड था, लॉकडाउन था, थोड़ा सा टाइम था घर में, तो मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी। तो पेंटिंग करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है कि नई नई चीज़ें सीखूं। और उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन ये भी होता है कि मैं सीखूंगी तो मेरा बच्चा भी सीखेगा। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि खुद के लिए तो करें ही, और अपना बच्चा जो है वो भी हमें देखकर नई नई चीज़ें सीख सके, तो उनके लिए भी चीज़ें सीखें। तो अब ये मेरा नया मोटिवेशन होने लगा है कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं आती, मुझे सीखनी, ताकि मैं अपने बच्चे को सिखा सकूं। जैसे बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने अभी नया एक्सप्लोर करना शुरू किया है। जी, लाइफ में कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना ही चाहिए। काम भी अपनी जगह है, फैमिली भी अपनी जगह है, बट खुद को वक्त देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं कभी कभी जो है अपने आप को वक्त देना भूल जाती है, या उनके पास वक्त रहता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी ज़िंदगी वो नेगलेक्ट होती चली जाती हैं, वो अपनी हॉबीज़ भूलती जाती हैं, वो अपना मी टाइम खोती जाती हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मंजू जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम सब लोग फील करते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल लेडी या फिर कोई होम मेकर भी हो, खाने का महिलाओं को खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ एक महिला काम के चलते ये सोच रही थी कि चलो बाद में खा लेंगे, 1-2 घंटे बाद खा लेंगे, या उनमें उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो उस संदर्भ में आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो मी टाइम आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें और खाने पीने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और हम लोगों ने हमारे आसपास भी देखा है। जैसे मम्मा खाना बनाती हैं, रात को मान लीजिए आटा कम रह गया, कुछ रह गया, तो ठीक है, जो रह गया अब कौन बनाएगा, क्योंकि वो इतनी थक चुकी होती हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि ठीक है अब कौन बनाएगा वापस से खाना। और कभी कभी काम की वजह से चलो ठीक है अभी थोड़ी देर बाद खा लेंगे, अभी ये काम ख़त्म कर लें उसके बाद खा लेंगे, अभी ये काम ख़त्म कर लें उसके बाद खा लेंगे। तो वो एक सीन रहता है। ऑफिसेज में भी होता है, उसमें भी होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशली होता है, लेकिन महिलाओं के साथ ये चीज़ ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। और उनके पास में जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं उसमें ये भी होता है ना कि खाना कोई बना के उनको देता नहीं है या उनको बोलता नहीं है। अगर पुरुष हैं तो उनको तो खाना बन गया, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, ये चीज़ होती है।
लेकिन महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनको कोई बार बार याद दिलाएगा, उनको कोई बोलेगा। तो एक ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हम लोग अपना सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई है वो अपनी पत्नी को बोल दे कि अरे तुमने खाना नहीं खाया, खाना खा लिया, वो भी तो पूछ सकते हैं अपनी बीवी से फ़ोन करके या कुछ भी कि अच्छा खाना खाया आपने, खाना नहीं खाया तो खाना खा लीजिए। बेटा या बेटी जो है अपनी माँ से, मम्मा आपने खाना खाया आज, और अरे आपने खाना क्यों नहीं खाया, अपने साथ बिठा करके खाना खिलाइए, एक साथ बैठ करके सब खाना खाइए। और कार्यस्थल में भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि जो एक कल्चर है उसमें कि विमेंस जो हैं वो अपने आप को वक्त दें, अपने लिए टिफ़िन बना के लेके जाएं या कैसे भी इस तरह की चीज़ें मैनेज करें, वो अपना ध्यान रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सबका तो ख्याल रखना ही है, पर साथ ही अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप इससे परिवार है। आप खुश रहेंगे तो परिवार भी खुश रहेगा। एक और कंसर्न जो बहुत आता है दिनों, आज हम इक्वालिटी की बात करते तो हैं, पर कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना है अंदर। ट्यूशन से बच्ची देर से निकल रही है तो माँ को डर रहता है कि मेरी बेटी जब तक घर नहीं पहुँचेगी, मेरे मन में डर है इस बात का। कॉलेज है, बाहर पढ़ने भेजा है, हॉस्टल में किस तरह से रहेगी, या पढ़ने जा रही है क्या हो रहा होगा, तो एक भय कहीं ना कहीं है। और जिस तरह की चीज़ें हम सुनने में हमारी आती हैं, नेगेटिव जो न्यूज़ होती है वो हमारे तक पहुंचती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर रहता है। तो किस तरह से हम अपनी बेटियों को निडर बनाएं और खुद में भी वो निडरता लेकर आएँ? ये बहुत आम चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम लोग ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ड्रॉप आउट्स हो जाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो है हम लोग अपनी बच्चियों को दूर नहीं भेज सकते हैं, हम अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से बच्चियाँ सफ़र करती हैं। बाल विवाह के लिए जो हमारे गांव में है वो एक, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो ये कहते हैं कि फिर उनकी असुरक्षा की समस्या आना शुरू होती है। बच्ची बड़ी हो गई है, कुछ उसके साथ अगर वैसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, तो अगर नाम खराब हो गया तो फिर शादी होने में परेशानी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो पहलू हैं। एक तो जो पहलू है जो हम लोग सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हों, पुलिस हो, प्रशासन हो, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, उसमें तो हमें सहयोग देना ही है। एक दूसरा जो पहलू है वो है कि हम खुद अपने आप को इस सोच को हम लोग बदलें। हम लोग पहले ही अपनी बेटियों को जब बड़ा करते हैं तो पैम्पर करके बड़ा करते हैं, उन्हें एकदम से कि नहीं 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 बाहर नहीं जाना है तुम्हें, और ये डर हो जाएगा, अभी शाम हो गई है, शॉप पे नहीं जाना है। आप अपनी बच्चियों को डरना नहीं सिखाइए, आप अपनी बच्चियों को मजबूती दीजिए। क्यों, क्या हो जाएगा, आप अपनी बच्ची को सिखाइए इस चीज़ के लिए कि वो इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हो। छोटी बच्चियां होती हैं, उन्हें बताइए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। उनके साथ में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखिए, उन्हें भी उसी तरह से जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखिए। जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वो किसी भी मुसीबत का सामना जो है वो ज़्यादा डट के करेंगी और साथ ही वो बता पाएंगी। चाहे वो बचपन में किसी से भी, जैसे आपने बोला ट्यूशन में कुछ भी, उन्हें पता होगा कि पहले से ही सेंस उनको हो जाएगा, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो हर जगह झलकेगा जी। कभी कभी ये बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग नाजुक से, छुई मुई से होते हैं तो दूसरे की हिम्मत बढ़ती है। अगर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा कि अगले की पहली बात तो वो वहीं पे उसको लगने लगेगा कि वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो है आप जितने भी हमारे प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनका हम लोग वो ले सकते हैं। तो हमें इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा अपना रवैया रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि छोटी बच्चियां हैं उनकी हम अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से करें कि वो खुद अपने लिए लड़ने के लिए तैयार है या कोई भी वो चुनौतियों का सामना कर सके। मंजू जी, हमारी सोसाइटी में कभी कभार महिलाओं को, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कहे कि पुरुष प्रधान सोसाइटी की वजह से कभी कभी उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। और कहीं कि जैसे कि हमारा थीम भी है जेंडर इक्वालिटी, तो उस तरफ भी महिलाओं का डिस्टिंग्विशमेंट किया जाता है। तो उस वे में आपके क्या विचार हैं? ये बिल्कुल सही है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे में पितृसत्तात्मक समाज हमारा रहा है,
तो उसकी वजह से महिलाओं को उतना मिला जितना उनको दिया गया। बिल्कुल। पुरुषों ने जो है डिसीजन मेकिंग में रहे या जिस तरह से भी रहे, तो उन्होंने जितना उनके लिए उचित समझा, जी। मतलब अपने आप में ये सोच ही है कि हमारे लिए कोई और फैसले ले रहा है कि क्या इनके लिए उचित है। तो उस चीज़ में बदलाव होगा जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग वाले स्तर पे पहुंचेंगी। वो अपने लिए खुद चुनेंगी कि मेरे लिए क्या सही है, ये चुनने का हक मेरा है। मुझसे पूछा जाना चाहिए, मेरी सहमति होनी चाहिए, और अगर असहमति हो तो मुझे समझाने की कोशिश होनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि मेरे दादाजी हैं, तो वो बोला करते हैं, दादी को मैं कुछ चीज़ बताती हूँ तो वो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम्हारी दादी को कुछ मत बताओ, इनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, ये इनको कुछ नहीं आता है। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि दादी को नहीं आता है क्योंकि आप जो है दादी को बैठने कहाँ देते हैं। महिलाओं, गांव की जो महिलाएं हैं वो बोलते हैं फालतू की बातें करती हैं। वो फालतू की बातें आपको इसलिए लगती हैं क्योंकि आप पंचायतों में तो आप खुद जाके बैठ जाते हो, वहाँ पे गांव का कुछ भी होता है, मुद्दा होता है या आपस में भी कोई आप बातों में चर्चा कर रहे हो तो आप लोग तो बैठ जाते हो। महिलाओं को तो आप शामिल ही नहीं करते, ना उनको समझाने की कोशिश करते, ना इन्वॉल्व करने की कोशिश करते। जब उन्हें पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है तो वो क्या बातें करेंगी। तो आप उनको साथ में लीजिए ना, आप उनको बताइए किसी भी चीज़ के लिए। तो जब आप उनको इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे तब वो भी अपना वो देना शुरू करेंगी। इसी तरीके से शहरों में भी होता है, शहरों में भी आम बात होती है। बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई फैसला लेना है, उसकी सर्विस का कोई फैसला लेना होता है तो पिता ले लेते हैं, और उसके लिए बोला जाता है माँ के लिए, माँ को कुछ पता तो है नहीं, माँ क्या जानती है तुम्हारी, माँ कुछ नहीं जानती है। माँ जानेगी जब आप उनको बताएंगे, आप उन्हें समझाइए, उन्हें इन्वॉल्व करिए शुरू के प्रोसेस से, तब वो बता पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक समाज में, तो अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में महिलाएं आ रही हैं तो वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे आसपास में चाहे वो पॉलिटिशियन के स्तर पर हो, ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर हो, हमारे जो MP लेवल पे हो, चाहे हमारे विधानसभा में हो, तो ज़रूर इसमें बदलाव आएगा। जी बिल्कुल। और मंजू जी, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हम चर्चा कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। हम हर क्षेत्र में महिलाओं को देख पा रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल की महिलाओं से आज के महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है। तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज हम ज़रूर चाहेंगे कि आप दें, क्योंकि आप भी, आपकी पर्सनालिटी से भी हमें बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, और आज की लड़कियां आप जैसा बनना चाहती हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह का सपोर्ट अपनी फैमिली में मिला और मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो मैं एक तरफ से संदेश देना चाहूँगी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको, कि आप अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपकी बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, पत्नी हो, आप उन्हें मदद कीजिए। आप उनकी समस्याओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील हुई। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और ख्याल रखने की से ज़्यादा उन्हें अवसर प्रदान कीजिए। वो अपना ख्याल तो खुद ही रख लेंगी, आप उन्हें अवसर तो दीजिए। और इसी तरह से जो भी महिलाएं मुझे सुन पा रही हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने पर भरोसा करना सीखिए, आप अपने लिए खुद मंजिल बनाना सीखिए। बाकी लोग तो आपकी मंजिल में फिर अपने आप ही साथ देना शुरू करेंगे। बिल्कुल। मंजू जी, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे जुड़कर और बहुत सी बातें भी हमें आपसे जानने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। तो उर्वशी, क्योंकि चलने का वक्त आ रहा है तो चला जाए। तो दोस्तों, हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूरदर्शन परिवार की ओर से भी आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, और निवेदन तो क्या, ये आप सभी की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप महिलाओं को सशक्त बनाएं, उनकी मदद करें, उन्हें किसी भी फील्ड में जाने से ना रोकें। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन वुमेन को इस तरह के अवसर प्रदान करना चाहिए कि हर दिन ही एक दिवस के रूप में मनाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी से कुछ नई गतिविधियों के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।